तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के हिस्ट्री के एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत के फैक्चुअल क्वेश्चन उसको देखेंगे, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और ये आपके लिए अपने आप में एक प्रकार की रामबाण सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। अब एक क्वेश्चन भी आ गया ना अगर आपको इन क्लासों से, बहुत होता है क्योंकि छोटा पेपर है, एक एक नंबर के आपके लिए वैल्यू है। तो मैं आप लोगों को आज पहली क्लास दे रहा हूँ इस प्रकार के एंशिएंट हिस्ट्री की। और एक चीज़ ध्यान है, आज की वीडियो देखने के बाद बता देना कि इस प्रकार से आपका काम चल रहा है या नहीं। अगर समझ नहीं आएगा फिर मैं उसी तरीके से पढ़ाऊंगा जैसे मैं पढ़ाता हूँ, बट उसमें टाइम बहुत लग जाता है। इसलिए सिर्फ हम वनडे एग्जाम को देखते हुए आपके जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो मैं आपको करा देता हूँ, आप लोग उसको तैयार करना है। ठीक है, देखिए ये रैंडम होंगे, इसका सेशन रैंडम होगा, इसका कोई मतलब एक पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं है कि मैं कहाँ से करा रहा हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री का है और कराऊंगा आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट ही कराऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखना, किसने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सातवाहन शासक था वो। ठीक है, किसने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा था, अनूठा ब्राह्मण कहा था। ये जो एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन है आपको सब एनसीईआरटी में मिलेंगे। अनूठा ब्राह्मण कहने वाला जो शासक था उसका नाम था गौतमीपुत्र सातकर्णी। क्या था इसका नाम? गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, सातकर्णी इसका क्या था नाम था, इसको ध्यान रखना, ब्रैकेट में लिखो सातवाहन शासक। ये शासक जो था सातवाहन वंश से थे, क्योंकि सातवाहन जो है साउथ के इलाके में शासन करते थे, उससे संबंधित है गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख, किस श्रेणी का उल्लेख। ठीक है, कहाँ मिलता है पूरा लिखना, आपकी श्रेणी का उल्लेख किस में मिलता है? मंदसौर अभिलेख में, जो कि एमपी यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख में मिलता है। ठीक है, और ये मंदसौर अभिलेख जो पड़ता है अपने आप में मध्य प्रदेश में, एमपी में पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है इससे संबंधित, ब्राह्मण वणिक का वर्णन किस में मिलता है? अभी आपको मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। ब्राह्मण वणिक का वर्णन, ब्राह्मण वणिक का वर्णन। देखिए जनरली जो हमारा प्राचीन समाज था उसमें वणिक मतलब व्यापारी होता है। ठीक है, तो व्यापार का काम ब्राह्मण वर्ग नहीं करता था। ब्राह्मण वर्ग जो करता था अपने आप में किस प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित कार्य करते थे। तो ये ब्राह्मण वणिक का अगर कार्य अगर आपसे पूछता है तो एक प्रसिद्ध रचना है, उसका नाम है मृच्छकटिकम। और ये क्वेश्चन आपसे मृच्छकटिकम किसकी है ये भी पूछता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम में है ये ब्राह्मण वणिक का वर्णन, मृच्छकटिकम में मिलता है। और ये किसने लिखी है? शूद्रक ने। किसने लिखी है? शूद्रक की है मृच्छकटिकम। और क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना कि मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखी गई है? शूद्रक के द्वारा लिखी गई, इसको इंपोर्टेंट करना है। ठीक है, मृच्छकटिकम किसकी है? शूद्रक की है ये रचना। और इसी में आपका ब्राह्मण वणिक का भी क्या किया गया है? वर्णन किया गया। ये भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत की जो कथा है, महाभारत कथा किन राज्यों से में इसका वर्णन मिलता है, यानी किन राज्यों में ये सब चीज़ें हुई थी प्राचीन भारत में। यानी महाभारत कथा का वर्णन कहाँ मिलता है? कुरु और पांचाल राज्य में। ठीक है, कहाँ मिलता है? कुरु प्लस पांचाल राज्य, कुरु व पांचाल राज्य में इसका क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। 4 के 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी हिस्ट्री के हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित। ठीक है, मनुस्मृति किस समय की है अगर ये पूछता है? मनुस्मृति ये किस समय की है? ये 200 BC टू 200 AD के मध्य लिखी गई, यानी 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा के मध्य इसका क्या मिलता है? वर्णन मिलता है मनुस्मृति का। ठीक है, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर देना, ये क्या चीज़ है पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा? कुटागार शालाओं का संबंध किससे है? ठीक है, यानी कुटागार शालाएं क्या होती थी एंशिएंट हिस्ट्री में? कुटागार शालाओं का संबंध, कुटागार शालाओं का संबंध किस चीज से है? ठीक है, का संबंध किस चीज से है अगर आपसे पूछता है तो इसका सीधा सीधा मतलब है ये क्या होते थे? कुटागार शालाएं जो होती थी वाद विवाद से संबंधित बौद्ध स्थल होते थे। ठीक है, तो किससे लिखो? जो डिबेट होता था, वाद विवाद
से संबंधित बौद्ध स्थल, से संबंधित बौद्ध स्थल होते थे, ठीक है। बौद्ध स्थल यानी बौद्ध जो बुद्ध धर्म था उसका जो अलग अलग स्थान थे यहाँ पे डिवाइड होता था इस धर्म से संबंधित, इनको बोला था कुटागार शालाएं बोला जाता था। तो बौद्ध धर्म से संबंधित क्या होता था, यहाँ पे बौद्ध स्थल वाद विवाद से संबंधित ये इलाके होते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बौद्ध धर्म में एक त्रिपिटक नाम सुना होगा आपने, यानी त्रिपिटक क्या था, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन जो था वो त्रिपिटक कहलाया गया, ठीक है। त्रिपिटक ये क्या था, त्रिपिटक ब्रैकेट में लिखो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन, यानी गौतम बुद्ध की शिक्षा, ठीक है। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन, शिक्षाओं का संकलन यानी बुद्ध की शिक्षा का संकलन लिख दो, का संकलन, एक कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, ठीक है। संकलन यानी बुद्ध की शिक्षाओं का ये संकलन था त्रिपिटक। और ये जो त्रिपिटक थे, अब देखो बुद्ध जब तक जीवित थे उन्होंने जो भी अपनी एजुकेशन या जो भी शिक्षा दिया, जो उन्होंने संदेश दिया समाज को, उसका लिखित रूप से कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, वो सब क्या करते थे, मौखिक यानी बोल के उन्होंने दिया, कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको लिखित। यानी उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो शिक्षा थी, उनकी एजुकेशन थी, उनको क्या किया गया, संकलित किया गया, यानी कलेक्ट किया गया। और जो त्रिपिटक का संकलन हुआ ये किस स्थान पे हुआ था, वैशाली नामक स्थान पे। यानी इसका संकलन कहाँ हुआ अगर आपसे पूछता है तो आप बता देना वैशाली में। कहाँ हुआ था, वैशाली में। अब कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, टाइम कम है। वैशाली में इसका क्या हुआ था, संकलन हुआ था। और ये त्रिपिटक तीन कौन कौन से हैं और उसका संबंध किससे है ये पूछता है आपसे। तीनों का नाम लिखो, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। पहला लिखोगे विनय पिटक, विनय पिटक। दूसरा लिखोगे सुत्त पिटक, पिटक। और तीसरा लिखोगे अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक। ये विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीन चीजें अपने आप में जो हैं ये क्या है, इसमें किस चीज का संबंध है। देखो इसमें क्या होगा, बुद्ध धर्म को जो ज्वाइन करेगा उसका एक संघ बनेगा, ठीक है। उस संघ में यानी बौद्ध धर्म का जो संघ होगा या बौद्ध मठ जो होगा उसके हेतु नियमों का संग्रह, वहां आपने कैसा नियम रहना, कैसा आचरण रखना है, उससे संबंधित नियमों का संग्रह, यानी संघ ऑब्लिक बौद्ध मठ, बौद्ध मठ से संबंधित नियम होंगे इसमें जो बुद्ध ने बताए होंगे, ठीक है। कि मठ को ज्वाइन करने या संघ से ज्वाइन करोगे तो उससे संबंधित नियम क्या क्या होंगे, क्या आपको फॉलो करना होगा, किस चीज़ को आपको फॉलो नहीं करना है वो। दूसरा आता है सुत्त पिटक। इस सुत्त पिटक के अंदर अगर आपको देखोगे इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है, यानी बुद्ध शिक्षा इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बुद्ध शिक्षा इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। तीसरा आता है आपका अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में होता है बुद्ध के दर्शन का वर्णन। किसका होगा, बुद्ध के दर्शन का वर्णन। ये तीनों इंपोर्टेंट है, तीनों को स्टार कर देना। और त्रिपिटक किस संबंध धर्म से पूछता है तो बौद्ध धर्म, ठीक है। जबकि मैंने बौद्ध धर्म आपको पढ़ाया हुआ है, जिसने नहीं पढ़ा है आप लोग प्ले लिस्ट में जाके एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो देखना, तो बौद्ध धर्म से संबंधित अपने आप में त्रिपिटकों का वो मिलता है, वर्णन मिलता है, ठीक है। अब इसी के तहत आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। तीन जगह तीन प्रसिद्ध मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। एक महाबलीपुरम के मंदिर, महाबलीपुरम, इसके जो मंदिर हैं वो तमिलनाडु में है, ध्यान रखना। दूसरा जो मंदिर आता है देवलगढ़ दशावतार मंदिर, यानी देवलगढ़ दशावतार, देवलगढ़ का दशावतार मंदिर, देवलगढ़ का दशावतार, ये है यूपी में, झांसी के पास है, ठीक है, यूपी में। और तीसरा जो आता है आपका कैलाश मंदिर, कहाँ अवस्थित है, एलोरा के, ठीक है। कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर ये अपने आप में है एलोरा में। और एलोरा कहाँ पड़ता है आपका, महाराष्ट्र। यानी अगर आपसे कभी पेपर में पूछेगा तो एलोरा के कैलाश मंदिर कहाँ प्रचलित हैं, महाराष्ट्र में। यानी एलोरा में किन मंदिरों का वो मिलता है, कैलाश मंदिर का मिलता है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अब हमें लगता है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री है, इसमें ऐसी फैक्ट आप लोगों को कुछ देखने को पेपरों में मिलते हैं। इसका नाम है साल भंजिका की मूर्ति का संबंध किस चीज़ से, आपको बताता हूँ, ठीक है। साल भंजिका की मूर्ति ये आपको कहाँ देखने को मिलती है, साल भंजिका की मूर्ति जो आपने सांची का
स्तूप नाम सुना होगा, सांची का स्तूप, उसमें इसका संबंध है, सालभंजिका की मूर्ति का संबंध है सांची स्तूप से। और आपको कमेंट करके बताना है सांची स्तूप किससे संबंधित है, यानी कि शासक से या क्या है, किस धर्म से संबंधित है, आप वैसे बता ही लोगे। सांची के स्तूप का संबंध में वहाँ पे एक मूर्ति मिलती है जिसका नाम है सालभंजिका की मूर्ति। इनके बारे में ये माना जाता है कि जो महिला थी सालभंजिका, इनके छूने से ही किसी पेड़ में पत्तियां आ जाती थी, फल आ जाते थे, तो बहुत मान्यता है इस मूर्ति की। तो सालभंजिका की मूर्ति का संबंध सांची स्तूप से, यानी सांची स्तूप के पास आपको ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी आपको मैं बताता हूं, थेरवाद। थेरवाद, ये थेरवादी कौन होते थे? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। यानी किसी भी जो धर्म होते हैं उसमें मानने वाले अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, अलग अलग कैटेगरी। जो थेरवादी हैं वो क्या सोचते हैं, वो प्राचीन यानी परंपरागत चीज से, यानी थोड़ा रेडिकल जिसको आप लोग कह सकते हैं, यानी बौद्ध धर्म से जुड़े पुरातन परंपरा के लोग, यानी जो पुरानी परंपरा को मानते हैं। ठीक है, ये पुरातन यानी पुरातन परंपरा के लोग हैं, परंपरा के लोग हैं कौन? थेरवादी। इसको भी आप लोगों ने क्या करना है, ध्यान रखना है, ये पुरातन परंपरा के अपने आप में लोग हैं, थेरवादी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगा आपको, श्रमण किसको कहा जाता था प्राचीन भारत में? श्रमण। ठीक है, श्रमण का सीधा सीधा मतलब है एक ऐसा वर्ग जो इस दुनिया को छोड़ चुका है, यानी सांसारिक जीवन त्यागने वाले को श्रमण बोला जाता है। एंशिएंट हिस्ट्री में, प्राचीन भारत में, सांसारिक जीवन को छोड़ने वाला, सांसारिक जीवन को छोड़ने वाला, सांसारिक जीवन को छोड़ने वाले को क्या बोला जाता है? श्रमण बोला जाता है। इस टर्मिनोलॉजी को भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। श्रमण किसको बोला जाता है? सांसारिक जीवन को छोड़ने वाले के लिए श्रमण शब्द का प्रयोग किया गया है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूं, संपूर्ण विश्व प्राणवान है, यानी हर विश्व में हर चीज में प्राण है। कौन सा धर्म मानता है? जैन धर्म। यानी संपूर्ण विश्व प्राणवान है, यानी हर चीज में क्या है? प्राण है। ये कौन मानता है? जैन धर्म। और जैन धर्म की एक विशेषता है, इसका जो सेंटर है वो अहिंसा के क्षेत्र में है, यानी अहिंसा इसका क्या है? केंद्र बिंदु। यानी अहिंसा यानी हिंसा न करना, मारकाट न करना, इसका केंद्र बिंदु है। ठीक है, अहिंसा क्या लिखोगे? केंद्र बिंदु, यानी इसका सेंटर पॉइंट है नॉन वायलेंस। याद रखना इसको, अहिंसा को एक केंद्र बिंदु में रखता है। इसीलिए जैन धर्म बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो सका, क्योंकि अगर आप खेत जोतते हैं, खेत जोतने के दौरान हल चलाएंगे, हल चलाने के दौरान अगर एक चींटी भी मरती है तो ये उसको भी अपराध मानता है, उसको भी सही नहीं मानता। इतने कठिन इसके अंदर जैन धर्म के अंदर नियम है अहिंसा के, तो लोग इसको फॉलो कर ही नहीं पाए। ठीक है, अब बताओ, हल नहीं चलाओगे तो खाओगे क्या? खेती कैसे होगी? तो ये थोड़ा सा अपने आप में बहुत हार्ड टाइप का क्या था? धर्म था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना, आजीवक संप्रदाय का वो कौन है? आजीवक संप्रदाय किसने चलाया? आजीवक संप्रदाय, ठीक है, ये चलाया था अपने मक्खली पुत्र गोसाल ने, यानी मक्खली गोसाल उनका नाम है। क्या लिखोगे? मक्खली गोसाल, मक्खली गोसाल ने। ठीक है, ये क्या चलाया था? आजीवक संप्रदाय चलाया था मक्खली गोसाल ने। इसको भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपने, गुप्त शासन कब स्थापित हुआ? किसने चलाया था? तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, गुप्त शासन कब स्थापित हुआ? 320 ईस्वी यानी एडी में, 320 ईसा में क्या हुआ था? गुप्त शासन की स्थापना हुई थी, याद रखना। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अरबों पर सिंध पर अरबों का आक्रमण, सिंध पर अरब आक्रमण। सिंध का जो इलाका है पाकिस्तान से लगा हुआ इलाका, पहले भारत का पूरा हिस्सा था, सिंध पर अरब आक्रमण हुआ था। ये बहुत फेमस है। कब हुआ था? 712 ईस्वी में। और किसने किया था? आपको सब मिल जाएगा इल्यूसेंट में, आपको मैं सिर्फ एनसीईआरटी कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट वहाँ के फैक्ट हैं। ठीक है, अब आपको एक लिखना है कि अशोक के कौन से अभिलेख ऐसे हैं जो खरोष्टी के साथ साथ किसमें है? खरोष्टी लिपि के अभिलेख हैं। दो अभिलेख हैं उसके जो खरोष्टी लिपि में लिखे गए, एक को बोलते हैं शाहबाजगढ़ी, दूसरे को बोलते हैं मानसेरा। तो लिखो अशोक के खरोष्टी लिपि के अभिलेख। क्या लिखोगे? पूरा अशोक के बारे में पढ़ाया था मैंने, अगर आपको याद होगा तो। खरोष्टी लिपि में जो अभिलेख लिखे गए हैं, खरोष्टी लिपि के अभिलेख दो हैं, एक को बोलते हैं मानसेरा, दूसरे को शाहबाजगढ़ी। ठीक है, शाहबाजगढ़ी, ये दो अभिलेख इसके अशोक के ऐसे हैं जिसको किस में लिखा गया है? खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। इस क्वेश्चन को भी आपने ध्यान रखना है। जबकि इसके अरमाइक और यूनानी लिपि के अभिलेख कहाँ से मिले? अफगानिस्तान से। तो लिखो अरमाइक प्लस यूनानी लिपि के अभिलेख,
यूनानी लिपि के अभिलेख कहाँ से मिले अगर आपसे पूछता है, अफगानिस्तान से। ठीक है, AFG लिख दिया, समझ जाना। और माइक और यूनानी लिपि के अभिलेख कहाँ से मिले इसके, अशोक के, अफगानिस्तान से मिले हैं। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम आक्रमण पूछता है तो यूनानी ने, भारत में सर्वप्रथम अगर आक्रमण किन लोगों ने किया पूछता है तो यूनानी ने सबसे पहले भारत में क्या किया था, आक्रमण किया था, यूनानी लोगों ने। इसको भी आपने ध्यान रखना है। अब 4 अधिकारियों के नाम 2-3 टर्मिनोलॉजी लिखाऊंगा, इसको याद रखना है। ठीक है, अंतिम मौर्य साम्राज्य तो सम्राट तो पता होगा, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, अंतिम मौर्य शासक, मौर्य शासक बृहदत्त, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो बृहदत्त। ठीक है, यानी अंतिम मौर्य शासक अगर आपसे कभी पेपर में पूछता है तो इसका नाम था बृहदत्त। दत्त लिख दो, तो नहीं को तो की जगह थौ लिख दो, बृहदत्त अंतिम मौर्य शासक था। अब देखिए 2-3 टर्मिनोलॉजी लिखाऊंगा, उनको अर्थ समझना है। ठीक है, मौर्य शासन में तीर्थ किसको कहा जाता था, जो शीर्षस्थ अधिकारी होते थे, जो हायर लेवल के अधिकारी होते थे, उनको तीर्थ बोला जाता था। ठीक है, तो मौर्य काल में तीर्थ कौन होता था, शीर्षस्थ अधिकारी, शीर्षस्थ अधिकारी, शीर्षस्थ मतलब जो टॉप लेवल में होता है। ठीक है, टॉप मोस्ट लेवल पे जो होगा उसको बोला जाता था तीर्थ। दूसरा टर्मिनोलॉजी लिखोगे, पर्ण क्या होता था, चांदी का सिक्का। मौर्य काल में पर्ण किसको कहते थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, पर्ण पेपर में आता है, चांदी का सिक्का, इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। पर्ण क्या होता था मौर्य काल में, चांदी का सिक्का होता था। इसके अलावा नेक्स्ट 2 अधिकारी बताता हूँ, एक समाहर्ता, एक सन्निधाता, दोनों को याद रखना। समाहर्ता लिखो यहाँ, समाहर्ता, और एक को लिखो सन्निधाता। जो समाहर्ता होता था वो टैक्स का सर्वोच्च, यानी समाहर्ता कर निर्धारण करने वाला होता था, यानी टैक्स को कैलकुलेट करने वाला, टैक्स कितना होगा ये सब चीज़ें बताने वाला। ठीक है, टैक्स का निर्धारण करता था। जबकि जो सन्निधाता अधिकारी होता था वो राजकीय कोषागार और भंडारगार को देखता था, यानी नेशनल जो ट्रेजरी होती थी इनकी। ठीक है, जो राजकीय कोषागार जहाँ पैसा वैसा होगा, राजकीय कोषागार प्लस भंडारगार को देखता था, भंडारण होता था, भंडारगार को ये देखता था। ठीक है, तो आपका इतना ये हो गया। तो इस चीज़ को आप लोग देखना कि कौन सी चीज़ होती है, समाहर्ता क्या होता था, सन्निधाता क्या होता था, ये आपका हो गया। इससे आगे आप लोग देखिए। ठीक है, आपको देखना है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अशोक जो है उसके जो अभिलेख हैं उसको कितनी कैटेगराइज किया गया, कितने भागों में। ठीक है, तो इसको 5 भागों में लिखो। अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख ये कितने भागों में है, 5 श्रेणी में, यानी 5 अलग अलग भागों में इनको क्या किया गया, कैटेगराइज किया है। अब आपको कौन कौन सी 5 श्रेणी है ये नहीं पढ़नी है यहाँ पे, वनडे एग्जाम के जिससे जो फैक्ट करा रहा हूँ वो करना, और बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट मैं आपको कराऊंगा। आज तो पहला दिन है ना, कल से देखना है, इसके नेक्स्ट क्लास से देखना। छोटे छोटे फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पेपर में आते हैं, वो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। उतना ही आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। 5 श्रेणी में दीर्घ, स्मॉल, ये सब है, अभी छोड़ दीजिए वो सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, अशोक के जो अभिलेख हैं ये तो बता दें मैंने। मौर्य काल में जो कर था वो किस रेट से लिया जाता था, तो मौर्य कर लिखो। ये क्या होता था, उपज का जो ना प्रोडक्शन होगा। ठीक है, उपज का उसका 1/4 to 1/6 इसके मिड में लिया जाता था, लगभग 1/6 होता था, यानी इसके मिड में कहीं वो मौर्य कर उपज का इतना होता था। ठीक, अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, मगध पर शुंग वंश की स्थापना किसने की, क्योंकि मगध पे शासन करते थे, पाटलिपुत्र का इलाका। ठीक है, बिहार का जो इलाका था, तो यहाँ पर मगध पर एक शुंग वंश की स्थापना हुई थी। मगध पर शुंग वंश की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, 185 BC, यानी 185 ईसा पूर्व हुई थी। और ये किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, किसने की थी, अपने आप में ब्रैकेट में लिखो, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। किसने की, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ये की गई। ठीक है, कल से देखना, आपको बहुत अच्छे फैक्ट मैं आपको कराऊंगा। आपको उतना ही एंशिएंट हिस्ट्री करना है, लगभग 5 क्लास में इसको मैं खत्म कर दूंगा, 4 से 5 क्लास में आपका काम बन जाएगा। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश की स्थापना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखना, प्राचीन भारत में श्रेणी क्या होते थे, श्रेणी किसको कहा जाता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में श्रेणी क्या होती है, श्रेणी बोला जाता था उत्पादक और व्यापारियों का जो संघ होता था, यानी जो किसान वर्ग था, यानी जो उत्पादन करता था, जो व्यापारी होते थे। ठीक है, इनके संघ को, व्यापारियों का जो संघ हो जाता है, इसको क्या बोला जाता था, अपने आप में श्रेणी बोला जाता था। इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला कौन था, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना, मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट। अशोक के अभिलेख
अशोक के अभिलेख किसने पढ़े, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बोलता है जेम्स प्रिंसेप ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे 1838 में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला कौन था, जेम्स प्रिंसेप, मोस्ट इंपोर्टेंट करना। अगला क्वेश्चन लिखना है आपने, तमिल कम यानी तमिल कम में कौन कौन से 3 राज्य सम्मिलित होते थे साउथ में, क्योंकि शासन करते थे, इनको तमिल कम बोला जाता था, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि तमिल कम में कौन सा सम्मिलित नहीं था। 3 राज्य आते थे साउथ के, चोल, चेर और पांड्य, 3 के 3 साउथ इंडिया में शासन करते थे, ठीक। चोल, चेर और पांड्य, इनको क्या बोला जाता था, तमिल कम बोला जाता था। तो साउथ इंडिया में क्या करते थे, शासन करते थे। ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में रखना है। कौन से शासक स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे, यानी स्वयं को धरती पर स्वर्गपुत्र नाम से पुकारते थे, वो थे कुषाण शासक, ठीक है। तो लिखो, कौन स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे, स्वर्गपुत्र कहते थे, ये कुषाण शासक अपने आप को क्या कहते थे, स्वर्गपुत्र कहते थे। ये भी आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। कौन से शासक स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे, कुषाण शासक खुद को क्या बोला करते थे, स्वर्गपुत्र कहते थे। ये भी आपने क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए 2-3 टेक्निकल टर्म आते हैं। एक आता है गृहपति, क्या होते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। गृहपति किसको कहा जाता था, छोटे किसान व जमींदारों को, यानी जो छोटे छोटे किसान होते थे जिनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं होती थी, और छोटे जो जमींदार होते थे, छोटे किसान प्लस जमींदारों को क्या बोला जाता था, ठीक है, गृहपति बोला जाता था। एक टर्मोलॉजी ये याद रखनी है। दूसरा, विल्लावर कौन होते थे, दूसरी टर्मोलॉजी ये याद रखनी है। ये सब आपको एंशिएंट हिस्ट्री, जो साउथ का कहते हैं ना आप, चोल, चेर, पांड्य, सर कैसे पढ़े, क्या याद करें, ये कई लोग पूछते रहते हैं इनको, ये वहीं के फैक्ट हैं। वेल्लावर जो बोला जाता था, बड़े जमींदारों को बोला जाता था, ठीक है, जो बड़े जमींदार होंगे जिनके पास ज़्यादा लैंड होगी अपने आप में, बड़े जमींदार, इसको क्या बोला जाता था, वेल्लावर बोला जाता था। जबकि तीसरा जो टेक्निकल टर्म आता है वो आता है उल्लवर, इसको बोला जाता था हलवाला, यानी जैसे जो हल वगैरह होते हैं वो जो, उसको बोला जाता था उल्लवर, ठीक है, हल वाला। ये 3 के 3 आपको टेक्निकल टर्म क्या रखने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन लिखोगे उसको सुपर इंपोर्टेंट करना। प्रयाग प्रशस्ति, क्या लिखोगे, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, हरिसेन ने, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। प्रयाग एक, जैसे अब इसका मतलब हुआ, जैसे प्रयाग यानी इलाहाबाद में एक प्रशस्ति है, यानी उस पर कुछ लिखा गया होगा किसी शासक के बारे में, उसको बोला जाता है, ठीक है। उसकी याद में जैसे एक सपोज कोई बोर्ड टाइप का है, इसमें कुछ लिख दिया होगा, इस टाइप से, यानी प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है, ठीक है। क्या लिखोगे, प्रयाग प्रशस्ति की रचना, मोस्ट इंपोर्टेंट करना, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की, क्या लिखोगे, हरिसेन, सुपर इंपोर्टेंट कर देना है, ठीक है, इसको सुपर इंपोर्टेंट कर देना। प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है, हरिसेन की। किस भाषा में लिखा गया है प्रयाग प्रशस्ति, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट। हरिसेन किसका दरबारी कवि था, समुद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, यानी समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि था जिसका नाम था हरिसेन, और ये इसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत भाषा में की, और समुद्रगुप्त को भारत का क्या बोला जाता है, नेपोलियन बोला जाता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आता है शिल्पाधिकारम, क्या है, तमिल महाकाव्य को शिल्पाधिकारम बोला जाता है, शिल्पाधिकारम, ये क्या है अपने आप में, तमिल महाकाव्य, तेलुगु भाषा में लिखा गया है, तमिल महाकाव्य, ठीक है, तेलुगु भाषा में, तेलुगु भाषा में क्या की गई, इसकी रचना की गई। शिल्पाधिकारम क्या है, तमिल महाकाव्य है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं किस भाषा में, प्राकृत भाषा में, मैक्सिमम जो उसने अभिलेख लिखे हैं प्राकृत भाषा में, ठीक है। तो लिखो, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में, अगर आपसे पूछता है तो प्राकृत भाषा कर देना इसको, ठीक है। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, ये सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा में लिखे गए, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा, 16 महाजनपदों का वर्णन किस में मिलता है, मैंने आपको 16 महाजनपद कराए थे, अगर किसी को याद होगा, 16 महाजनपदों का वर्णन, 16 महाजनपदों का जो वर्णन मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, अगर आपको याद होगा तो अंगुत्तर निकाय मैंने पढ़ाया था, जिसको याद होगा, अंगुत्तर निकाय में इसका क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने ये भी कराया था आपको, 16 महाजनपदों का वर्णन किस में मिलता है, अंगुत्तर निकाय में। अगला क्वेश्चन, ये भी सुपर इंपोर्टेंट करना, इलाहाबाद
इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ लेख है, ठीक है, उसको किसके शासन के बारे में जानकारी देता है? उसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। मोस्ट इंपोर्टेंट करना है, ठीक है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ लेख नाम से इसका है, लेकिन जानकारी समुद्रगुप्त के बारे में देता है। स्तंभ लेख किसके शासन की जानकारी देता है? समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त के शासन के बारे में, शासन के बारे में क्या देता है जानकारी? इलाहाबाद का अशोक स्तंभ लेख इसके शासन के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, शक विजेता, शकों को हराने के कारण किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त सेकंड को क्या बोला जाता है? शक विजेता नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना। और लास्ट के 3 क्वेश्चन को लिख लीजिए, कौन से किसके दरबार में थे। पहला लिखना है आपको कालिदास, यानी क्या लिखोगे? कालिदास, ठीक है। पहले एक लिखो कालिदास, ये किसके दरबार में थे। दूसरा लिखना आपने बाणभट्ट, किसके दरबारी कवि थे? ये सब कवि हैं, ठीक है। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे। इसके अलावा तीसरा जो आपने लिखना है, मतलब कालिदास, बाणभट्ट, इसके अलावा रवि कीर्ति किसके दरबार में थे, ठीक है। रवि कीर्ति। जो कालिदास थे वो किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के, जबकि बाणभट्ट हर्षवर्धन के उसमें थे, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। बाणभट्ट किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन, हर्ष के दरबार में। और ये जो वो रवि कीर्ति है, पुलकेशिन द्वितीय, ये साउथ का शासक था, पुलकेशिन सेकंड के ये दरबार में थे, ठीक है। ये थे आपके आज के पहले दिन के फैक्ट। अब देखो, आज तो पहला दिन था आपका, इसके बाद कल से देखना आपको छोटे छोटे फैक्ट में आपको एनसीईआरटी जो हिस्ट्री है, एंशिएंट वाली हिस्ट्री, उसको लगभग मैं आपका क्या कर दूंगा? कंप्लीट कर दूंगा, ताकि आपका उस क्षेत्र से कोई भी क्वेश्चन क्या हो, गलत ना हो, ठीक है। आप लोग उस चीज़ को अच्छे से पढ़ लेना। 5 से 6 क्लास में मैं आपका एनसीईआरटी के सारे फैक्ट समेट दूंगा, जितना आपके पेपर में आ सकता है, जो इंपॉर्टेंट होगा, इससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। पहले दिन था लंबे समय बाद एंशिएंट हिस्ट्री। कल से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अपना ध्यान रखिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू।